हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ऋग वैदिक कल्चर यानी कि अर्ली वैदिक लाइफ। इसके बारे में हम जानते हैं कुछ एस्पेक्ट्स। तो बेस्ड ऑन द इन्फ्रेंसेस जो कि हमें ऋग वैदिक हाइम से जो देखने को मिलते हैं, तो उसके बेसिस पर हम ये जान सकते हैं, जो कि हमें ऋग वेदा की किताब से देखने को मिलती हैं कुछ हिंट्स। उसके बेसिस पर कंक्लूजन ये लगाई जा सकती है कि कुछ हिंट मिल सके हमें कि किस प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था उस ज़माने में लोगों की थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक जिंदगी कैसी थी ऋग्वेदिक आर्यंस की। ऋग्वेदिक सोसाइटी ना एक ट्राइबल सोसाइटी थी। यहाँ के जो लोग थे वो एक सेमी नोमैडिक लाइफ बिताते थे, घुमंतु थे, लेकिन कुछ टाइम पर कुछ जगह सेटल हो जाते थे अपने गाय भैंस भेड़ बकरियों के साथ। जो आर्यन ट्राइब्स थे उनको बोला जाता था जन। ये सारे टर्म्स जो हैं वो ऋग्वेदा के अंदर गिवन है। ठीक है, इनके चीफ को बोला जाता था राजन, हु वॉज नोन एज गोपति या गोप यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ काउस। जो लोगों की वेल्थ थी ना, अब ये जो बोला जा रहा है प्रोटेक्टर ऑफ काउस, तो आप समझने की कोशिश करो। लोगों की यहां पर जो वेल्थ थी वो उस जमाने में कैटल थी, प्राइमरी वेल्थ। ठीक है, प्राइमरी वेल्थ थी कैटल। एंड द चीफ क्वीन वॉज कॉल्ड द महिषी। राजा है तो गोपति या गोप, और उसकी बीवी महिषी। जन्स ऑफन हैड कन्फ्लिक्ट विद द पानीस, जो कि आर्यंस की कैटल को जंगलों में छुपा देते थे और वो आर्यंस के दुश्मन माने जाते थे। अपनी कैटल को वापस लाने के लिए वैदिक गॉड इंद्र, इनका हवन मंत्र और उच्चारण करवाया जाता था। और बड़े सारे जो बैटल्स जो थे, क्योंकि वो गाय के नाम पर या कैटल के नाम पर लड़े गए, उनकी वजह से लड़े गए, तो ऐसे बैटल्स को बोला जाता है गविस्ती, गवेशना, गोशु या गव्यात, कुछ भी बोलो आप, यानी कि बैटल टू सर्च फॉर काउस। ये आर्यंस और उनके दुश्मन पानीस के बीच में लड़े गए। मेन फंक्शन राजन का ये रहता था अपने जन को प्रोटेक्ट करना, ट्राइब्स को, और अपनी कैटल को प्रोटेक्ट करना दुश्मनों से। दुश्मन कौन है? पानी। along with the offering prayer to gods on behalf of the जन। राजन जो है जनता के बिहाफ से, जो ट्राइब्स हैं उनके बिहाफ से, अपने लोगों के बिहाफ से भगवानों की पूजा करेंगे, कैटल की सुरक्षा के लिए एज वेल एज लोगों की सुरक्षा के लिए। ओके, अब यहां पर पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं। हम लोग पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट देखते हैं विद रिगार्ड टू पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल। पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 1, समाज के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इट वॉज वेरी सिमिलर टू मोनार्किकल फॉर्म। क्यों? क्योंकि जब बात ही हो गई यहां पर किंग की और क्वीन की, जो राजा है उसको क्या बोला जा रहा है? गोपति या गोप। गोपति या गोप, और उसकी बीवी को, अगर वो क्वीन है तो महिषी, है ना। बट गोपति का जो ऑफिस था वो हेरिडिटरी नहीं था। राजा का बेटा राजा बनेगा ये रूल नहीं था। एंड ही वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द क्लैंसमैन, अपने ही लोगों के बीच में से सिलेक्ट होता था। एंड उसको एक असेंबली इलेक्ट करती थी जिसको बोला जाता था समिति। अब इस जमाने के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज के नाम जो कि हमें ऋग्वेदा से मिलते हैं वो हैं, ऋग्वेदिक टाइम से जो हमें इंफरेंसेस पता लगती हैं वो हैं सभा। इट वॉज अ स्मॉलर बॉडी मेंट फॉर एलिट्स, एक्सक्लूसिव बॉडी। एक्सक्लूसिव बॉडी मतलब किसके लिए? जो एलिट सेक्शन ऑफ पीपल है वही इसका पार्ट बन सकते हैं, जो कि समाज में ऊंचे तबके के लोग हैं। समिति, इट वॉज बेस्ड ऑन द फोक असेंबली, नॉर्मल लोग इसका पार्ट बन सकते हैं। इसको प्रिसाइड करता था राजन। फिर था एक विधाता, ट्राइबल असेंबली जिनके डाइवर्स फंक्शंस होते थे, और गण असेंबली या फिर ट्रूप। ये सारे टर्म्स हम लोग 6th क्लास में तमिलनाडु की बुक में पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ भी इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है,
कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज थे ऋग्वेदिक सोसाइटी के टाइम पर वो थे पुरोहित, प्रीस्ट। पुरोहित जो था वो चीफ को एडवाइस करता था, उसकी हेल्प करता था वेरियस मैटर्स पर, यानी कि पंडित। अपनी रिचुअलिस्टिक सर्विस देने के एक्सचेंज में जो पुजारी पंडित थे दे यूज टू रिसीव दान या फिर गिफ्ट एंड दक्षिणा, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग। तो आज जब हम पंडितों को हवन पूजा यज्ञ वगैरह पे बुलाते हैं, उनके जाने से पहले हम लोग उनको जो दान पुण्य जो करते हैं, ये परंपरा यहीं से चली आ रही है ऋग्वेदिक, अर्ली ऋग्वेदिक सोसाइटी से। सेनानी, ऋग्वेदिक सोसाइटी वैसे भी अर्ली वैदिक कल्चर का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो आप चाहे ऋग्वेदिक बोल लो चाहे अर्ली वैदिक बोल लो, एक ही बात है। सेनानी, चीफ ऑफ आर्मी। ग्रामिनी, लीडर ऑफ द विलेज एंड फाइटिंग यूनिट। एंड वृषपति, ऑफिसर जो कि टेरिटरी को कंट्रोल करता था। राइटर आपको बता रहा है यहां पर एक चीज आपको जाननी चाहिए कि देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस थ्रू ऋग्वेदिक सोसाइटी। कोई भी जो न्याय कर सके ऐसा कोई भी एक ऑफिसर नहीं था, यानी कि जुडिशरी की बात यहां पर नहीं हो रही है। हालांकि ऋग्वेदिक सोसाइटी जो थी इट वॉज नॉट अ आइडियल सोसाइटी, क्योंकि यहां पर चोरी चकारी और लूटपाट के केसेस जो है हमें देखने को मिलते थे। सिमिलरली देयर इज नो एविडेंस ऑफ टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स एंड परहैप्स इट सीम्स दैट पीपल ऑफर्ड टू द चीफ एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एज बाली। और बाली कितना होता था पता, हमने क्या पढ़ा था तमिलनाडु में, कितना होता था बाली? शाबाश, इट वॉज 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। उसके बाद वैदिक सोसाइटी एक मिलिट्री और मिलिट्री टेक्निक पे चलने वाली एक सोसाइटी थी। इट वॉज अ मिलिटरिस्ट एंड मिलिट्री टेक्निक यूज होती थी यहाँ पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। कैसे हम कह सकते हैं वाली बात, बिकॉज यहाँ पर हमें रथ मिले हैं जिनको घोड़े खींचते थे। जो ऋग्वेदिक सोसाइटी के अंदर जो घुड़सवार थे, जो चैरिटियर्स थे जो कि रथ को चलाते थे, दे यूज्ड वर्मा यानी कि कोट्स ऑफ मेल एंड सिपरा या सिरोनास्त्रा हेलमेट्स। जैसे कि एक वो कवच नहीं होता है और जो आप हाथ में लिए रहते हो युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए। एंड दे वेंट टू कॉम्बैट इक्विप्ड विद द आसी, सॉर्ड्स, हनास, एरोज एंड इलहेनस बोस। सेना एक परमानेंट फाइटिंग ग्रुप नहीं था कि परमानेंट सेना यहाँ पर तैनात थी किसी भी एक फाइटिंग ग्रुप के पास। एंड इट कंसिस्टेड ऑफ एबल बॉडीड यानी कि जो स्किल्ड जो ट्राइबल्स मैन थे, इनको मोबिलाइज करा जाता था एट द टाइम ऑफ वॉर्स। और बाद में जो किंग था वो जो भी युद्ध में जो साइड जीतती थी उसको सामने वाली साइड को लूट कर जो भी चीजें प्राप्त होती थी, राजा उसको इन सारे लोगों में बांट देता था। जो आर्यंस थे देवर एंगेज इन 2 टाइप्स ऑफ बैटल्स। एक तो प्री आर्यंस के साथ जिनको ये लोग बोलते थे दासास या दासियोस। अब ये प्री आर्यंस कौन थे? जो कि इस लैंड के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उनके साथ लड़ते थे। ये आपस में भी युद्ध लड़ते थे। कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है ठीक है। आपस में भी युद्ध लड़ते थे। एंड देयर माइट हैव बीन मेंशन्स ऑफ 2 सच बैटल्स। एक युद्ध लड़ा गया था बिटवीन भारत किंग देवोदास, ये विनर था, और एक दास रूलर शंबर। ये आपको याद रखना है कि देवोदास और शंबर के बीच में जो युद्ध का जिक्र है वो कहाँ पर है, ऋग्वेदिक टाइम पर, हड़प्पा के टाइम पर, गुप्ता के टाइम पर या मौर्यन के टाइम पर, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 राजाओं के बीच में एक बैटल लड़ा गया था, दशराजन। दिस वॉज फॉट बिटवीन द भारत चीफ सुदास, ग्रैंडसन ऑफ देवोदास, ये इसका जो पोता था वो जो शंबर से जो बैटल जीता था, ये एक साइड पे विनर थे। एंड 10 अदर ट्राइब्स इंक्लूडिंग द फेमस 5 ट्राइब्स पंचजन, नेमली यदु, तुर्वशा, पुरु, अनु, ध्रुयो। कहाँ पर लड़ा गया था? रिवर पुरुषनी, या जिसको पुरुषनी के नाम से जानते हैं हम लोग, रिवर रावी उधर उसकी नदी पर, उसके रिवर बैंक के आसपास, ठीक है। बाद में जो ये भारत क्लैन है, दे जॉइंट हैंड विद द पुरुष टू फॉर्म द कुरु ट्राइब। देखो भारत और पुरुष मिले, दे फॉर्म कुरु ट्राइब, जिनकी दोस्ती फिर पांचाल के साथ भी हो गई। एंड दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द अपर गंगा वैली। ये वाली बात याद रखना, भारत ट्राइब्स दे फॉर्म्ड
अलायंस विद पुरुष, इनके बीच में शादियां हुई, आगे चलकर ये बनते हैं कुरु। ठीक है, उसके बाद सामाजिक जिंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं। सारे के सारे जो सोशल यूनिट्स थे देवर बेस्ड ऑन ब्रदरहुड, भाईचारा, फ्रेटर्निटी। कुल फैमिली को कहा जाता था, इट वॉज द बेसिक सोशल यूनिट, एंड कुलाब वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। जॉइंट फैमिलीज का सिस्टम था ऋग्वेदिक एज में, विच फॉलोड द पेट्रीलिनियल सिस्टम, यानी कि फैमिली में कंट्रोल किसका रहेगा, मेल का कि फीमेल का, मेल का। और आगे जाके जो वंश जो कैरी होंगे वहां पर भी जो सारी जिम्मेदारी रहेगी वो किसके ऊपर रहेगी, लड़कियों के ऊपर के बेटों के ऊपर, बेटों के ऊपर, है ना। फैमिली वॉज पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुपिंग कॉल्ड विस या क्लैन। ठीक है, वन और मोर देन वन क्लैंस दे मेड जन या फिर ट्राइब, एंड जन वॉज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट। यानी कि कैसे चल रहा है, कुल एक परिवार हुआ, कुलाब हेड ऑफ द फैमिली। ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलेंगी यहां पर, तो मैं आपको बताता हूं, कुल, विस, जन। फिर चाहे आप कुल कह लो, विस की जगह क्लैन कह लो, और जन की जगह ट्राइब कह लो, लेकिन जो टर्म यूज होते थे वो यही थे, सबसे छोटा कुल, उससे बड़ा विस, फिर जन। ये हम मयूर आपको याद होगा, हम सब कुछ ये तमिलनाडु में कर चुके हैं डिटेल में 6th क्लास में। ठीक है, उसके बाद कुछ एस्पेक्ट जो है ऋग्वेदिक सोसाइटी के वो क्या है। सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल इन नेचर। हालांकि औरतों का एक इंपॉर्टेंट रोल होता था सोसाइटी में, क्योंकि दे वर एजुकेटेड एंड दे हैड एक्सेस टू द असेंबली एट दैट टाइम। मतलब इनको राजनीतिक डिसीजन लेने का अधिकार, वोट करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, ये सब कुछ था। औरतों के पास लिबर्टी इस कदर थी दैट दे यूज्ड टू कंपोज हाइम्स एंड दे रिसीव्ड ओपन न्याय। मतलब एजुकेशन और जो भी रिलीजियस टीचिंग्स होती थी, मॉरल टीचिंग्स होती थी, ये सब कुछ एक्सेस कर सकती थी। जो विमेन थी, दे अटेंडेड द मीटिंग्स ऑफ द विधाता। गर्ल्स वर फ्री टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स। वाओ, ठीक है। एंड देयर वर नो इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, सती या फिर पर्दा इन द ऋग्वेदा। देख रहे हो, औरतों की पोजीशन काफी अच्छी थी ना। बिगड़ती कब है जाकर, ये कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक में। ठीक है, तो देयर वर फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ लेविरेट। लेविरेट का मतलब क्या होता है, अगर पति मर जाए तो देवर से शादी कर लो। मैरिंग द हस्बैंड्स यंगर ब्रदर ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड। क्यों, देखो ऐसा ना एक पर्पज से करवाया जाता था वो, इस वजह से अगर लेविरेट नहीं हो सकता तो चलो ये बोल दिया जाता था घर की बहुओं को कि कोई बात नहीं, देखो तुम दूसरी शादी कर सकती हो, लेकिन शादी कर लो। वो इसलिए कर लो क्योंकि जवानी में अगर कोई औरत विधवा हो गई तो समाज की गंदी नजर उसके ऊपर ना पड़े। अब अगर छोटा भाई है तो वो उसी घर की बहू रहेगी। ठीक है, और अगर नहीं है तो विडो री मैरिज वॉज अलाउड। इन लॉज भी करवा देते थे शादी, और लड़की के माँ बाप भी करवा देते थे शादी। लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देते थे भरी जवानी में, उसके ऊपर कोई गंदी निगाह ना डाले, समाज उसके साथ बुरा व्यवहार ना करे। अब क्योंकि ये वाली बात जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ना, गंदी निगाह, समाज उस टाइम पर लोगों के साथ, जो औरतों के साथ ना, किसी और प्रकार की अनहोनी नहीं कर सकता था कि मतलब उसको मनूस मानना, ओकेशंस पे नहीं आने देना, क्योंकि ये अर्ली वैदिक टाइम है, ये बाद में होता है जाकर। ठीक है, उसके बाद जो शादी थी, मैरिज वॉज ऑल्सो यूजली मोनोगेमस। मोनोगेमस का मतलब क्या होता है, एक पर्सन कितनों से शादी करेगा, एक से। मतलब एक मर्द के पास कितनी बीवियां होंगी, एक। लेकिन देयर वर सम इंस्टेंसेस टू पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री ऑल्सो, कुछ केसेस के अंदर ऋग्वेदा के अंदर। पॉलीगाइनी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस जानते हो ना, मैंने आपको सोशियोलॉजी में और पहले भी मैं अलग अलग जगह पर करवा चुका हूं। पॉलीगाइनी का मतलब क्या होता है, मैन हैज मोर देन वन वाइफ, है ना। और पॉलीएंड्री में क्या होता है, विमेन हैज मोर देन वन हस्बैंड। ऐसा किसने करा था महाभारत के टाइम पर, द्रौपदी ने। ठीक है, ये भी मतलब ऋग्वेद में हमें कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर 99% केसेस के अंदर मैरिज वॉज मोनोगैमस। हाउएवर इंटरेस्टिंगली इन द ऋग्वेद नो डिजायर इज एक्सप्रेस फॉर डॉटर्स, दो डिजायर फॉर चिल्ड्रन एंड कैटल इज रिकरेंट थीम इन द हाइम्स। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपको इतनी लिबर्टी औरतों को दी जाती थी, इतना उनके साथ अच्छा व्यवहार करा जाता था, इतने अच्छे अच्छे डिसीजन उनके लिए जाते थे, लेकिन फिर भी
बेटियों के लिए पूजा पाठ हो या बेटियों के लिए उम्मीद हो, इसके कोई ट्रेसेस हमें ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि लड़की या लड़के ना बोलकर बच्चे मांगे जाते थे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक गॉडेस भी थी, एक गॉड थे बच्चों के लिए, सिनी वाली, कि किसी की औलाद नहीं हो रही, अगर कोई जैसे बोलते हैं ना किसी की औलाद नहीं होती तो उसको हिंदी में क्रूअल टर्म बोलते हैं बांझ, है ना। तो बच्चों से बच्चों के लिए ब्लेसिंग मिल सकती है। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा और किसी के बच्चे नहीं हो पा रहे, या बच्चे हुए थे और वो किसी न किसी कारणवश मर जा रहे हैं, तो आप सिनी वाली देवी देवता की पूजा करो तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ये सारे ऋग्वेदिक गॉड से अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में इनके बारे में। तो यहाँ पर नो डिजायर इज एक्सप्रेस फॉर डॉटर्स, ठीक है। तो वन ऑफ द प्रोबेबल रीजन बिहाइंड प्रेफरेंस फॉर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज बिकॉज ऑफ मार्शियल नेचर ऑफ द सोसाइटी। अब मार्शियल नेचर क्या, यहां पर बेसिकली अगर टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करना, अगर जीतना, अगर अपना नाम बनाना है, तो युद्ध के मैदान में मर्द ही वो पावरफुल शस्त्र हैं जो कि जाकर एक टेरिटरीज को जीत सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे चलकर इसी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर के टाइम पर विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने, एक ही पर्सन होते हैं, विष्णुगुप्त चाणक्य कह लो या कौटिल्य कह लो, उन्होंने इस बात को गलत प्रूफ कर दिया था कि जरूरी नहीं है आप युद्ध लड़कर आप टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करो, साम दाम दंड भेद में आप किसी भी प्रकार की डर्टी पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करके आप औरतों को भी तो रख सकते हो। और याद है वो विश करने का कंसेप्ट को जस्टिफाई करा गया अर्थशास्त्र के अंदर, है ना। अगर आप शत्रु को बल से नहीं जीत सकते हो तो छल से जीत लो। तो विच रिक्वायर्ड मेल मेंबर्स फॉर देयर क्लैशेस टू स्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर टेरिटरीज। बस ये एक रीजन देखने को मिलता है हमें इस वजह से। मतलब ऐसी कोई घृणा नहीं थी, ऐसी कोई नफरत नहीं थी लड़कियों से, लेकिन बात ये थी कि जब तुम्हारा जो पूरा का पूरा एम्पायर, वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो तुम्हारा खानदान है, वो बचेगा ही नहीं, जब आगे चलाने के लिए उसको कोई रहेगा ही नहीं, हेरिडिटरी पोजीशंस रहेंगी ही नहीं, तो फिर लड़कियां क्या ही युद्ध लड़ लेंगी और क्या ही बचा लेंगी। तो इसलिए बस सन वॉज प्रिफर्ड। उसके बाद सोसाइटी जो थी वो कास्ट लाइन पे डिवाइडेड नहीं थी, एंड ऑक्यूपेशन वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। एवरीवन बीट द राजन, द पुरोहित, द आर्टिसंस, ये क्लैन नेटवर्क के पार्ट थे, और जो मेंबर्स थे फैमिली के, दे कुड अडॉप्ट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। ये हमें ऋग्वेद के अंदर एक लाइन देखने को मिलती है, उसके अंदर हम इस चीज से पता लगा सकते हैं। एक लाइन है, आई एम अ पोएट, मेरे फादर फिजिशियन है, माई मदर ग्राइंड्स ग्रेन्स अपॉन द स्टोन, स्ट्राइविंग फॉर वेल्थ विथ वेरिड प्लान्स, वी फॉलो आवर डिजायर्स लाइक कैटल। तो यानी कि एक फैमिली के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन वाले लोग देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब जैसे आज होता है कि ब्राह्मण अगर कोई प्रीस्ट है तो वो मंदिर में पुजारी है, या फिर वो पढ़ाते लिखाते हैं, जैसे हुआ ना बाद में जाकर लेटर ब्रथ पीरियड के टाइम पर, फिर ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही बनेगा, उसको भी वही सेम ऑक्यूपेशन जो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर था क्या? नहीं, ठीक है। लेकिन हमें कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो वर्णा और जो कलर था, इट वॉज द बेसिस ऑफ इनिशियल डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द वैदिक एंड द नॉन वैदिक पीरियड पीपल। जो वैदिक एज के जो लोग थे ये गोरे थे, यानी कि आर्यंस। जो नॉन वैदिक इंडिजिनस पीपल थे, जो सदर्न इंडिया के लोग थे, द्रविडियंस, आपको पता है वो दे वर डार्क इन कॉम्प्लेक्शन एंड दे यूज्ड टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। जो ऑथर्स हैं ऋग्वेद के, दे डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स whom they called दास्यूस एंड दासास, ये इंडिजिनस लोग, ठीक है। दासास वर ऑल्सो रेफर टू एज अव्रत, हु डू नॉट ओबे द ऑर्डिनेंसेज ऑफ द गॉड्स, एंड या फिर अक्रटू, दोज हु डू नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। आर्यंस ऐसा मानते थे ये ना ही सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं, ना ही भगवान के नियमों का, कानूनों का, ऑर्डर का पालन करते हैं, तो ये हमसे अलग हैं और हमसे छोटे हैं, हमसे नीचे हैं। जैसा बाद में आगे चलकर एक सोशली ऑर्गेनाइज वर्ण सिस्टम प्रिवेल करता है, इस जमाने में ऐसा कोई स्टेट वर्ण सिस्टम तो नहीं था, एंड ट्राइबल एलिमेंट्स वर स्ट्रॉन्गर इन द सोसाइटी। लेकिन फिर भी ऋग्वेदिक सोसाइटी को पूरी तरीके से टोटली इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहां पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो थी
जैसे डिवीजन जो थी सोसाइटी के अंदर, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन, स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिक मतलब होता है डिवीजन. इट वॉज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर एंड जेंडर. द ओनली मेंशन ऑफ द 4 वर्णास, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमें पुरुषा सुक्ता में देखने को मिलते हैं ऑफ द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद. जहां पर हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं उसको पढ़कर कि वर्ण सिस्टम जो है वो ऋग्वेदिक एज में 10th बुक लास्ट बुक थी, आपको पता होगा है ना, भूल गए. यहां पर याद है 10 मंडल लास्ट बुक थी, याद है वो कह रहा बंडल 1 ऑफ मंडल 10 या लेटर एडिशन दे कंटेन द पुरुषोक्तास विच एक्सप्लेन द 4 वर्णास. यही वाली बात अब आगे कंटिन्यू कर रहा है राइटर. कह रहे ये हमें देखने को मिलता है 10th मंडल में, which makes one conclude that Varna system was probably introduced at the end of the Rigvedic age and there was a social mobility, ठीक है, and the absence of state social hierarchy. तो जो ऋग्वेदिक लोग थे देवर फेमिलियर विद स्लेवरी, स्लेवरी सिस्टम यहां पर फॉलो होता था. ये था सोशल ऑर्डर. इकोनॉमी की बात अगर हम लोग करें, अब ऋग्वेदिक सोसाइटी जो थी वो क्योंकि पेस्टोरल सोसाइटी थी, कैटल रेयरिंग इनका कैटल रेयरिंग इनकी मेन एक्टिविटी हुआ करती थी. द चीफ मेजर ऑफ वेल्थ वॉज कैटल एंड वेल्थी मैन वॉज नोन एज गोमत, जिसके पास बड़ी सारी गाय भैंस भेड़ बकरियां होती थी. अब इसके लिए बड़े सारे वर्ड्स भी यूज करे गए ऋग्वेद में. अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गाउ मीनिंग काउ. एंड यहां पर जो है जो डोनेशंस दी जाती थी पुजारियों को, पंडितों को, वो किस फॉर्म में दी जाती थी? गाय दे दी, विमेन स्लेव्स दे दी, लेकिन लैंड नहीं गिफ्ट करा जाता था, जो कि हमें ये बताता है कि पेस्टोरलिज्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट. कि अगर लैंड ही दे देंगे फिर अपनी गाय भैंस भेड़ बकरियों को चरवाने का लेकर जाएंगे. ट्रेड और कॉमर्स भी काफी यहाँ पर कम था. हड़प्पा जितना व्यापार तो नहीं था यहाँ पर. एंड देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप. हड़प्पा में था क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट? क्यों? इतने सारे घर देखने को मिले लोअर टाउन के फ्री में, ऐसे ही बन गया. प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी हड़प्पा में. इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2600 साइट्स हैं, मतलब वो क्या सारी अथॉरिटी के, जब राजन था ही नहीं वहां पर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं, तो है किसकी वो घर किसके हैं फिर? वो यहां पर देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. हड़प्पा में यू कैन से डबल माले की बिल्डिंग राजा बना कर देगा जनता को. द क्लैन एज अ होल एंजॉयड राइट ओवर द रिसोर्सेज. ठीक है, तो कुछ एस्पेक्ट जो हैं विच आर रिलेटेड टू ऋग्वेदिक इकोनॉमी आर: यूनिट ऑफ करेंसी वॉज निष्क विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड. बार्टर वॉज द मॉडल ऑफ एक्सचेंज एंड काउ एक इंपॉर्टेंट यूनिट थी. इट वॉज एन इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ वैल्यू. कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था. एंड किंगडम वॉज मेंटेन बाय वॉलंटरी ट्रिब्यूट बाली, जो कि लोगों से आता था, या फिर बैटल को लड़ा जा रहा है तो सामने वाले शत्रु को हराकर उसके बाद जो भी माल है, सोना चांदी जो भी है, उसका सब कुछ लूट लिया. और बाली कितना होता था? 1/6 ऑफ प्रोड्यूस. बाली एक प्रकार का ये वॉलंटरी ट्रिब्यूट है. आगे चलकर ये टैक्स भी बना है ना, तब भी ये कितना था? 1/6 था, है ना. उसके बाद गिफ्ट एक्सचेंज और रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्थिक क्या कहते हैं इसकी इकोनॉमिक रोल था इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी. सच एक्सचेंजेस नोन एज प्रेस्टेशंस, दे वर डन नॉट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल बट एट द ग्रुप लेवल ऑल्सो. इकोनॉमिक गुड्स के अलावा यहां पर हमें और भी चीजों का आदान प्रदान एक्सचेंज देखने को मिलता है. विमेन, कर्टसीज, हॉस्पिटैलिटी एंड मिलिट्री असिस्टेंस यानी कि प्रोस्टिट्यूट्स. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये प्रैक्टिस होता था. एंड एक जगह में जहाँ पर खेती बाड़ी कवर कर लिया गया है उसको पूरा का पूरा, और बहुत साल के बाद उतनी फसल उपजाऊ नहीं हो रही है, तो उस जगह को आग लगा के चले जाओ, जिसको आगे चलकर हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, है ना. तो फायर वॉज यूज टू बर्न डाउन फॉरेस्ट कवर एंड द पैच ऑफ लैंड वॉज क्लियर.
उसके ऊपर फिर वो छोड़ के कहीं नई जगह पर जो है खेती बाड़ी करना, घुमा फिर आकर कुछ सालों के बाद वापस आना और दोबारा फिर बाकी सारे लैंड को आइडल छोड़कर उस लैंड पर खेती बाड़ी करना। ऐसा क्यों होता है कि जब जंगल में आग लगती है तो वो दोबारा जमीन उपजाऊ कैसे बन जाती है? क्योंकि जली हुई जो चीज़ें होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं? पोटैश। राख होती है ऐश, ऐश में क्या होती है? पोटैश। और पोटैश क्या एक अच्छा रीजुविनेटिंग एलिमेंट होता है क्या सॉइल के लिए और फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए? बिल्कुल। तो ऐश में होता है, राख जो बन गई, ऐश में क्या होता है? पोटैश। ओके। तो अपार्ट फ्रॉम द यव, जिसको बार्ले कहा जाता था, नो अदर ग्रेन इज मेंशन। फील्ड को कहा जाता था क्षेत्र, एंड द टर्म कृषि रेफर टू प्लोइंग। ऋग्वेदिक जो लोग थे वो वुडन प्लो यूज करते थे, जिसको फाला, लंगाला, सीरा ये सब बोला जाता था। ये सब टर्म यूज करी गई हैं। वैदिक गॉड इंद्र इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज उर्वराजित, विनर ऑफ द फर्टाइल फील्ड्स, एंड देयर वाज आल्सो रेफरेंसेस टू क्षेत्रपति, गार्जियन डिटी ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स। और इंद्रदेव को बार बार इन्वोक क्यों करा जा रहा है खेती बाड़ी के कंटेक्स्ट में जब भी कुछ होना है? क्योंकि इंद्रदेव ही क्या करवाते हैं? बारिश। एंड एग्रीकल्चर इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ठीक है। उसके बाद जो टर्म है आयस ऋग्वेद के अंदर, इट रेफर्स टू कॉपर एंड ब्रॉन्ज, बट आयरन यहां पर भी मेंशन नहीं है। दस दे डिड नॉट यूज आयरन टेक्नोलॉजी। तो यानी कि एक चीज में सिमिलर हो गया हड़प्पा से ऋग्वेदिक कल्चर। अर्ली वेदा की बात हो रही है यहां पर, एक्स्ट्रा कुछ मत सोचना, ठीक है। बट दे वर फेमिलियर विद कॉपर। ऑल्सो देयर हैव बीन वेरी लेस रेफरेंसेस टू मेटलर्जिकल एक्टिविटीज। हड़प्पा में होती थी हाई स्केल पे मेटलर्जिकल एक्टिविटीज। क्यों होती थी? ट्रेड की वजह से। कहां पर? मगान, दिलमन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट। यहां पर ट्रेड और कॉमर्स ज्यादा है क्या हड़प्पा जितना है क्या? नहीं। ठीक है, ये हमने पढ़ा ना, ट्रेड एंड कॉमर्स इज वेरी लेस। उसके बाद लॉट ऑफ अदर क्राफ्ट सच एज कार्ड मेकिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, स्विंग, वीविंग, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। चैरियट मेकर एंजॉयड अ स्पेशल स्टेटस इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी। और चैरियट रेसिंग और डाइस गैम्बलिंग भी यहां पर पॉपुलर पास टाइम एक्टिविटीज। डाइस गैम्बलिंग क्या होता है? जैसे हाँ, जैसे लूडो होता है ना। महाभारत के टाइम पर उसको क्या बोला जाता था? कौन सा खेल के लिए बुलाया था दुर्योधन ने? शतरंज नहीं, शतरंज तो चेस होता है। तब नहीं जीता था द्रौपदी को, शतरंज तो खेलते ही नहीं थे। पासा, वेरी गुड, पासे का खेल। पासा, लेकिन एक्चुअली वो डाइस होती हैं उसके अंदर ना। उसको बोला जाता था चौसर। ठीक है, इस डाइस गैम्बलिंग को। फॉर ट्रांसपोर्ट, बुलक कार्ट्स, हॉर्सेज एंड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, मतलब ऐसे रथ जिनको घोड़े खींचेंगे, देवर यूज। हड़प्पा के टाइम पर अगर जो हमें चैरियट जैसे स्ट्रक्चर मिले भी हैं, एक्चुअली वो प्रॉपर चैरियट तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो मिले हैं हमें, एक तो उनकी सबसे बड़ी बात क्या थी? देवर स्पोक्ड व्हील्स या स्पोकलेस व्हील्स? स्पोकलेस। और उनको खींचता कौन था? घोड़े खींचते थे क्या? हाँ श्रेया, स्पोकलेस नहीं। कौन खींचता था? इंसान, कैटल। यहां पर क्या स्पेशल चीज है? बुलक कार्ट्स वगैरह तो है ही, लेकिन घोड़े। ठीक है, यानी कि घोड़े यहां पर प्रोमिनेंट है ऋग्वेदिक एज में। हड़प्पा में प्रोमिनेंट थे? नहीं, प्रोमिनेंट नहीं थे। मिले हैं, प्रोमिनेंट नहीं थे। कहां मिले हैं? कौन सी साइड पे? सुरकतोड़ा। तो देयर वर ऑल्सो रेफरेंसेस टू द सी, समुद्र, एंड बोट, नाउ। ये सारे टर्म आपको याद करने हैं। आप ये सोचो ब्रैकेट में ऐसे ही दे रखे हैं, ऋग्वेदिक टर्म्स आपको याद करने ही करने हैं। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।